BTV न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। बूथ स्तर से चुनावी तैयारियों में जुटेगी भाजपा। बूथ स्तरीय मतदाता सूची में नाम जुड़वाने चलेगा अभियान। आजीवन सहयोग निधि को लेकर बैठक में हुई चर्चा। समर्पण दिवस पर मंडलवार मनाई जाएगी पंडित दीनदयाल उपाध्याय पुण्यतिथि। संयुक्त किसान मोर्चे ने किया सांकेतिक प्रदर्शन। स्थानीय कालीपुतली चौक में किया सांकेतिक प्रदर्शन। किसान विरोधी कानूनों को वापस लिए जाने की मांग। राष्ट्रपति के नाम 3 सूत्री मांगों को लेकर सौंपा ज्ञापन। त्वचा रोग विशेषज्ञ स्तुति शुक्ला के खिलाफ सौंपा गया ज्ञापन। श्रमजीवी पत्रकार संघ के द्वारा सौंपा गया ज्ञापन। चिकित्सक के खिलाफ कार्रवाई हेतु सौंपा गया ज्ञापन। गलत इलाज के चलते एक युवक को पहुंचा नुकसान। शारीरिक सहित आर्थिक क्षति का युवक को करना पड़ा सामना। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश से जिला स्तर तक भाजपा के भीतर चल रही बैठकों से अब चुनावी तैयारियों को लेकर गति मिलने जा रही है। आजीवन समर्पण निधि और बूथ स्तरीय मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के अभियान से भाजपा अब मंडल एवं जिला स्तर तक व्यस्त रहेंगी। शनिवार 6 फरवरी को जिला भाजपा कार्यालय में बैठक हुई, जिसमें आगामी निकाय एवं पंचायत चुनाव तथा आजीवन सहयोग निधि के अभियान के साथ ही पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि से मंडल स्तर तक के कार्यक्रम तय कर लिए गए हैं। शनिवार को भाजपा की आवश्यक बैठक में आजीवन समर्पण निधि और आगामी नगरीय निकाय व पंचायत चुनाव को लेकर कल जिला भाजपा कार्यालय में चर्चा हुई। सर्वप्रथम भारत माता पंडित दीनदयाल उपाध्याय और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के तैलचित्र की पूजा अर्चना कर माल्यार्पण किया गया, जिसके बाद अतिथियों का तिलक चंदन लगाकर स्वागत सत्कार हुआ, जहां रखे हुए विषयों पर प्रमुखता से विचार विमर्श कर क्रियान्वयन की जिम्मेदारी सौंपी गई। भाजपा की बैठक में जिलाध्यक्ष रमेश भट्टेरे ने कहा कि आजीवन सहयोग निधि एकत्र करने के लिए जो लक्ष्य रखा गया है वह बड़ा नहीं है। इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए कार्यकर्ताओं और जनप्रतिनिधियों का सहयोग लें और योजनाबद्ध तरीके से टीम बनाकर काम करें। लक्ष्य आसानी से हासिल हो जाएगा। प्रयास करें कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि समर्पण दिवस 11 फरवरी तक यह अभियान पूरा हो जाए और 25 फरवरी तक पूरा हिसाब किताब हो जाए। भट्टेरे ने कहा कि आजीवन सहयोग निधि का एकत्रीकरण हमारे संगठनात्मक कौशल का परीक्षण है। भारतीय जनता पार्टी में बैठक का जो सिलसिला है वो हमेशा जारी रहता है। आज 6 फरवरी को जो बैठक रखी गई है, जैसा कि नगरीय निकाय के चुनाव को लेकर के मतदाता सूची का प्रोग्राम आया हुआ है कि 8 फरवरी से लेकर के 15 फरवरी तक पूरे मध्य प्रदेश के जितने भी नगरीय निकाय हैं, सभी नगरीय निकायों में वोटर लिस्ट के प्रकाशन हेतु दावे और आपत्ति का कार्यक्रम निर्वाचन आयोग के द्वारा जारी किया गया। क्योंकि स्वाभाविक सी बात है कि एक राजनीतिक दल के नाते हम सभी लोगों की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी बनती, भाजपा के प्रत्येक कार्यकर्ता की जवाबदारी बनती है कि कहीं भी वोटर लिस्ट में किसी का नाम गलत तरीके से प्रकाशित ना हो जाए। जो व्यक्ति जिस वार्ड का या जिस निकाय का पात्र मतदाता नहीं है, उसका नाम कभी कभी होता है, क्योंकि पिछले समय के कुछ ऐसे अनुभव रहे हैं कि लोगों के गलत तरीके से भी नाम जोड़े गए थे। इसी कारण से हम अपने कार्यकर्ताओं को तैयारी की दृष्टि से कि नगरीय निकाय चुनाव में जो दावे आपत्ति का जो प्रोग्राम है, पूरी बारीकी से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता मतदाता सूची में नजरें रखे और जो भी यदि ऐसे कुछ गलत नाम जुड़ रहे हो उन सबको आपत्ति लगा के कटवाएं, या जो पात्र व्यक्ति जो 18 साल से ऊपर का जिसे मतदाता होने का अधिकार है, उन लोगों के नाम भी हर वार्ड में उनके वार्ड अनुसार जुड़ जाए। इन सब बातों के विषय को लेकर के आज बैठक है। इस दौरान पूर्व कैबिनेट मंत्री व बालाघाट विधायक गौरीशंकर बिसेन ने कहा कि हमें भी अपनी ओर से आजीवन सहयोग निधि के काम में अपना अधिक से अधिक सहयोग देना है।
अपने क्षेत्र के सहयोगियों, कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को साथ लेकर कार्य करेंगे तो संगठन के काम के लिए सहयोग देने वालों की कमी नहीं है। वहीं अपनी संगठन क्षमता, कुशल नेतृत्व, सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं और समर्पण के भाव से निकट नगरीय और पंचायत चुनाव में निसंदेह विजय पताका फहराएंगे। बैठक को संबोधित करते हुए प्रदेश के आयुष व जल संसाधन मंत्री रामकिशोर कावरे ने कहा कि आजीवन सहयोग निधि मूल रूप से मध्य प्रदेश की ही पद्धति है, जिसे संगठन का कामकाज चलाने के लिए पूरे देश में अपनाया गया है। भाजपा एक ऐसी पार्टी है जो अपने ही कार्यकर्ताओं से एकत्रित निधि से संगठन का कामकाज करती है। इसके लिए जिले को जो निर्धारित लक्ष्य मिला है वह मुश्किल नहीं है, बस लोगों तक पहुंचना जरूरी है। अभियान में हम मिलजुल कर कार्यकर्ताओं के बीच एक व्यापक जनसंपर्क अभियान चलाना है। मंत्री कावरे ने आगे अपनी चर्चा में कहा, नगरपालिका और पंचायतों में अपनी विजय सुनिश्चित करने के लिए दृढ़ता से जुटना है। वहीं पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष व मध्य प्रदेश भाजपा नगरीय निकाय चुनाव समिति सदस्य रमेश रंगलानी ने चर्चा के दौरान कहा कि आगामी नगरीय निकाय चुनाव को देखते हुए हमें हर मतदान केंद्र में पालक और संयोजक के नेतृत्व में बैठकें आयोजित कर चुनाव प्रबंधन की दृष्टि से कार्य योजना बनाना है। इस बात पर भी ध्यान देना होगा कि आगामी 8 फरवरी से 15 फरवरी तक मतदाता सूची तैयार करने का काम चलेगा। हमें इस सूची का अवलोकन कर नए पात्र मतदाताओं का नाम दर्ज कराना है और यदि कोई मतदाता उस वार्ड से बाहर चला गया हो तो उसका नाम कटवाना है। उन्होंने आगे कहा कि हमें हितग्राहियों की वार्ड स्तर पर सूचियां बनानी है। भाजपा की बैठक के दौरान पूर्व सांसद केडी देशमुख, पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष हर्षद भाई पटेल, पूर्व विधायक डॉक्टर योगेंद्र निर्मल, भगत सिंह नेताम, भाजपा महिला मोर्चा पूर्व प्रदेशाध्यक्ष लता एलकर, राजकुमार रायजादा, जिला पंचायत प्रधान रेखा बिसेन, उपाध्यक्ष अनुपमा नेताम, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य मौसम हरिंदखेड़े, नगर मंडल अध्यक्ष सुरजीत सिंह ठाकुर, किसान मोर्चा प्रदेश मंत्री निरंजन बिसेन सहित सभी भाजपा कार्य समिति, आजीवन समर्पण निधि प्रभारी, मंडल अध्यक्ष, महामंत्री और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। 26 जनवरी के बाद केंद्र सरकार द्वारा लाए गए 3 कृषि कानूनों के विरोध में 6 फरवरी को देश भर के किसानों ने पुनः हुंकार भरते हुए चक्काजाम आंदोलन किया, तो वहीं किसानों के सम्मान में बालाघाट जिला मुख्यालय में भी किसान संयुक्त मोर्चे के द्वारा स्थानीय काली पुतली चौक पर सांकेतिक धरना प्रदर्शन कर कृषि कानूनों को जमकर आड़े हाथों लेते हुए केंद्र सरकार से तीनों ही अध्यादेशों को वापस लिए जाने की मांग की गई। स्थानीय कालीपुतली चौक में आयोजित किए गए सांकेतिक प्रदर्शन के दौरान वक्ताओं ने कृषि कानूनों सहित अन्य विषयों पर सरकार को घेरने का कार्य किया। इस दौरान संयुक्त किसान मोर्चे के पदाधिकारी उमेद लिल्हारे ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि देश में पहली बार इस तरह का आंदोलन किसानों के द्वारा किया गया है, जिसमें कई किसानों की जान भी चली गई। ऐसा तो अंग्रेजों के शासन में भी किसानों की हत्या नहीं हुई जितनी आज हुई है। उन्होंने कहा कि अंग्रेजों की सरकार हमारी नहीं थी, लेकिन उनको भी पसीना आ जाता था और भारत और किसानों पर दया आती थी, लेकिन आज देश के प्रधानमंत्री को 75 दिनों से आंदोलनरत किसान नहीं दिख रही हैं। आज हमारी फूट का फायदा भारत की सरकार उठा रही है। बड़े बड़े संत किसानों ने ये पहली बार भारत में ऐसा आंदोलन हुआ है किसानों का, और 200 के लगभग किसानों की जान चली गई। इतने किसानों की अंग्रेजों के समय भी अंग्रेज तक गोली मारती थी, गोली मारकर मारा करती थी। अंग्रेजों का टाइम भी ऐसे किसानों की हत्या नहीं हुई। किसान की जगह अंग्रेज की सरकार जो हमारी नहीं थी, जो भारत के नहीं थे, बाहर के थे, उनको पसीना आ जाता था, उनको किसानों पर भारत की दया आती थी। लेकिन ये कैसा बेशर्म प्रधानमंत्री है, कैसा नालायक प्रधानमंत्री है। 2 महीने 70-75 दिन से किसान बैठे हैं। ये कानून वापस लेने के बजाय किसानों को के संगठन में काम करने के बजाय अंबानी और अदानी के घर में बैठा मिलता है। सांकेतिक धरना प्रदर्शन को संबोधित करते हुए भारत मुक्ति मोर्चा के जिलाध्यक्ष राजेश मरार ने कहा कि सरकारी स्कूलों को बर्बाद करने के लिए प्राइवेट स्कूलों का निर्माण किया गया। आज स्कूलों के माध्यम से यह देखा जा रहा है कि निजीकरण और व्यवसायीकरण क्या होता है। आज से लगभग 10 वर्ष पूर्व नमक 4 रुपये और गेहूं 10 रुपये प्रति किलो बिकता था, लेकिन अब नमक 25 रुपये और गेहूं 17 रुपये में बिक रहा है। आज सब्जी, फल, अनाज किसानों के हाथ में है और नमक टाटा के पास पहुंच गया तो महंगा हो गया। आज लाखों की तादाद में किसान अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं।
जिसमें से लगभग 2 सैकड़ा लोग शहीद हो चुके हैं, लेकिन सरकार सुन नहीं रही है। कि जब सरकारी स्कूल हुआ करते थे तो उसको बर्बाद करने के लिए प्राइवेट स्कूलों का निर्माण किया गया और सरकारी स्कूल में जो शिक्षक अच्छे से पढ़ाते थे, जिससे पहले पूरे IAS, IPS, कलेक्टर, वकील, जज, इंजीनियर और तमाम प्रकार के अधिकारी कर्मचारी बनते थे, उस सेक्टर को बर्बाद करने के लिए वहाँ के टीचरों को तमाम कामों में भिड़ा दिया गया। जो आज सरकारी स्कूलों की आप हालत देख रहे हो और प्राइवेट स्कूलों की हालत देख रहे हो, उससे आप समझ सकते हो कि निजीकरण और व्यापारीकरण क्या होता है। उसी तरीके से आप दूरदर्शन को देख लीजिए। दूरदर्शन से तमाम चैनल चलते हैं वीडियो के, टीवी के। आप देख लीजिए कि उस दूरदर्शन की हालत आज क्या है। जो सरकारी सेक्टर था, जिससे तमाम बेरोजगार लोगों को वहाँ पे पढ़ाई के माध्यम से नौकरी मिलती थी, आज उस दूरदर्शन को बर्बाद करके प्राइवेट चैनलों का आप देखो, यही है प्राइवेट और निजीकरण। आप BSNL को देखिए, BSNL से सारे दूरभाष चलते कि नहीं चलते, लेकिन BSNL के पास आज भी 4G नहीं है। BSNL के पास आज भी 4G नहीं है और BSNL का पूरा टावर अडानी अंबानी लोग यूज करके जियो का 4G चला रहे हैं। ये होता है प्राइवेटीकरण और निजीकरण। सरकारी हॉस्पिटल देख लीजिए आप। कांग्रेसी नेता उदय सिंह नकपुरे ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार ने अपने उद्योगपति मित्रों को खुश करने के लिए यह कानून बनाया है, इसलिए सरकार बिल को वापस नहीं ले रही है। आज मात्र हरियाणा और पंजाब ही नहीं, बल्कि संपूर्ण देश का किसान इस आंदोलन में हिस्सा ले रहा है। इस सांकेतिक धरना प्रदर्शन के माध्यम से हम भी मांग करते हैं कि सरकार तीनों ही कृषि कानूनों को वापस ले। मजबूरी है सरकार की कि वो किसान के लिए जो बिल उन्होंने बनाया उसको वापस नहीं ले सकते। सीधा सा मतलब है कि अपने उद्योगपति मित्रों को खुश करने के लिए उन्होंने ये कानून बनाया है और वो इसीलिए उसको वापस नहीं ले रहे। आज पूरा देश ऐसा नहीं है कि पंजाब और हरियाणा के ही लोग आंदोलन कर रहे हैं, पूरे देश का किसान इसमें शामिल है और धीरे धीरे सबको ये बात समझ में आ रही है कि इसमें कानून में क्या है और इसमें किसान का बहुत ज्यादा नुकसान है। इसलिए हम इस मंच के माध्यम से और दिल्ली के धरना को हम समर्थन देते हुए मांग करते हैं कि ये तीनों बिल वापिस होना चाहिए। जय जवान, जय किसान। आयोजित किए गए सांकेतिक धरना प्रदर्शन के बाद संगठन के द्वारा राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर तीनों ही कृषि कानूनों को रद्द किए जाने, ईवीएम मशीन पर बैन लगाकर देश में बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाने, किसानों के उत्पादित उत्पादों को न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम पर खरीदारी करने वाले व्यापारियों पर मुकदमा दर्ज कर जेल भेजने के लिए लोकसभा में कानून बनाए जाने संबंधी मांग की गई। आयोजित किए गए सांकेतिक धरना प्रदर्शन के दौरान संयुक्त किसान मोर्चा के जिला संयोजक रामदास ठौकर, बहुजन क्रांति मोर्चा के सदाशिव हरिनखेड़े, भारत मुक्ति मोर्चा के जिला अध्यक्ष राजेश मरार, अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद के कार्यवाहक अध्यक्ष भुवन सिंह कुर्राम, किसान कांग्रेस के सुखदेव मुनि कुतराही सहित अन्य राजनीतिक संगठनों के पदाधिकारी मौजूद रहे। 6 फरवरी को मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ के जिलाध्यक्ष इंद्रजीत भोज एवं समस्त पत्रकार साथियों द्वारा पुलिस अधीक्षक तथा मुख्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी को त्वचा रोग विशेषज्ञ डॉक्टर स्तुति खरी शुक्ला के खिलाफ दंडात्मक कार्यवाही हेतु ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन के माध्यम से देवी तालाब चौक स्थित शुक्ला नर्सिंग होम में त्वचा रोग विशेषज्ञ स्तुति शुक्ला की डिग्री की जांच करने एवं ओपीडी संचालित करने के लिए पंजीयन होने की जांच किए जाने की मांग की गई है। बताया गया कि डॉक्टर स्तुति शुक्ला MBBS डर्मोलॉजिस्ट पिछले 2020 से शुक्ला नर्सिंग होम में त्वचा रोग और बालों की समस्या के निदान के लिए मरीजों का उपचार कर रही है और मुंबई और विदेशों से मेडिसिन लाकर विक्रय कर रही हैं, जो कि अवैधानिक है।
श्रमजीवी पत्रकार संघ के अध्यक्ष इंद्रजीत भोज ने बताया कि विगत 9 फरवरी 2020 को प्रभात डोंगरे नामक 29 वर्षीय भरवेली निवासी स्वस्थ युवक बालों का झड़ना या कतरी, जिसे एलोपेशिया एरिटा बीमारी कहते हैं, इसका इलाज करवाने डॉक्टर स्तुति खरे शुक्ला के पास गया था। डॉक्टर स्तुति ने उसी दिन इलाज करते हुए प्रभात डोंगरे को स्टेरॉइड का हाई इंजेक्ट दिया, खाने के लिए दवाइयां दी, सीबीसी और एलएफटी की पैथोलॉजिकल जांच करवाकर रिपोर्ट देने की भी बात कही। प्रभात डोंगरे को इलाज के दूसरे दिन से ही असहज लगने लगा था। उसका शरीर काला पड़ने लगा था, हाथ पैर का मांस लटकने लगा था, शरीर में चट्टे चकते आने लगे थे। मरीज प्रभात ने डॉक्टर स्तुति को फोन किया तो डॉक्टर स्तुति ने कहा कि दवाइयां खाते रहिए। 1 महीने तक डॉक्टर स्तुति खरे शुक्ला की दवाइयां मरीज खाते रहा। इसी बीच बालाघाट के डॉक्टर एसके श्रीवास्तव के हॉस्पिटल 11 मार्च 2020 को वो एडमिट हुआ। डॉक्टर श्रीवास्तव ने डायग्नोसिस में बताया कि मरीज को थ्रोम्बोसाइटोपेनिया हुआ है, प्लेटलेट्स लगातार गिरती जा रही है, 40,000 तक पहुंच गई है। मरीज प्रभात की हालत लगातार नाजुक होती जा रही है। सेकंड ओपिनियन के लिए बालाघाट नगर के डॉक्टर CS चतुर्मोहता के पास मरीज प्रभात डोंगरे को ले जाया गया, जहां मरीज को खून चढ़ाकर नागपुर रेफर किया गया। मरीज 12 मार्च 2020 को नागपुर महाराष्ट्र के लिए लता मंगेशकर हॉस्पिटल में एडमिट हुआ, जहां उसका इलाज 7 दिनों तक चला। यहां के चिकित्सकों का कहना था कि मरीज प्रभात डोंगरे को त्वचा रोग विशेषज्ञ स्तुति खरे शुक्ला ने स्टेरॉइड का हाई डोज दिया है, जिसके कारण खून काला होता जा रहा है, प्लेटलेट्स की संख्या कम होती जा रही थी, सिर के बाल पूर्ण रूप से झड़ चुके थे और रक्त का संचार संपूर्ण शरीर में नहीं हो पा रहा था, जिस वजह से मरीज मरणासन्न अवस्था में पहुंच गया था। मरीज प्रभात डोंगरे दोबारा फिर 28 अप्रैल को दोपहर 1 बजे नागपुर के लता मंगेशकर हॉस्पिटल में भर्ती हुआ, लेकिन वहां भी उसे आराम नहीं मिला। मरीज की नाजुक हालत को देखते हुए उसके परिजनों ने रायपुर के एम्स हॉस्पिटल में उसे भर्ती कराया, जहां लगातार 1 महीने तक उपचार चला। एम्स के चिकित्सकों ने मरीज प्रभात डोंगरे का ITP फॉलोअप बाय ड्रग इंड्यूस्ड बोन मैरो सप्रेशन नामक डायग्नोसिस किया। प्रभात डोंगरे 19 मई 2020 को एम्स रायपुर में एडमिट हुआ था और 9 जून 2020 को डिस्चार्ज हुआ। इस दरमियान मरीज प्रभात डोंगरे का 9 से 10 लाख रुपये खर्च हुआ। मरीज प्रभात और उसके परिजनों को मानसिक, शारीरिक और आर्थिक क्षति पहुंची है, जिसकी संपूर्ण उत्तरदायी त्वचा रोग विशेषज्ञ स्तुति खरे शुक्ला है। बताएं भैया। देखिए, बालाघाट जिले में फर्जी चिकित्सकों की बाढ़ सी आ गई है। वर्तमान में विगत 1 वर्ष यहाँ पे स्तुति खरे शुक्ला एक डर्मेटोलॉजिस्ट है, स्किन रोग विशेषज्ञ हैं, वो इलाज कर रही हैं और लोगों से पैसा भी ज़्यादा ले रही हैं, दवाई का विक्रय भी खुद करती हैं। उनके पास किसी प्रकार का लाइसेंस नहीं है, ना फार्मेसी है, ना पैथोलॉजी है। अभी हमारे एक पत्रकार साथी का छोटा भाई प्रभात डोंगरे जो BE सिविल इंजीनियर है, वो इलाज करवाने उनके पास गया था विगत वर्ष फरवरी में। उसके बालों में झड़न लग गई थी, बाल झड़ते थे, कतरी बोलते हैं। उसके इलाज के लिए गया था तो वहाँ पे उसको हाईली स्टेरॉइड के इंजेक्शन उसके सर में, उसके चेहरे में लगाए गए, जिससे उसकी तबीयत खराब होने लगी, शरीर काला पड़ने लगा, खून काला पड़ने लगा, स्टूल ब्लैक हो गया, शरीर में चकत्ते पड़ गए और फिर इलाज के लिए नागपुर या महाराष्ट्र में लगा। फिर रायपुर में एम्स में भर्ती रहा, लगभग साल भर वहाँ पे इलाज करवाया और लगभग 10 लाख रुपये का उसको खर्चा भी आया। लेकिन मैडम की इसके प्रति कोई सहानुभूति नहीं थी। समझी पत्रकार संघ यही चाहता है कि प्रभात डोंगरे जो युवा है, उसका जीवन बर्बाद हो गया, उसको न्याय मिले और स्किन रोग विशेषज्ञ स्तुति खरे शुक्ला के खिलाफ कड़ी से कड़ी दंडात्मक कार्रवाई हो, ताकि ऐसी गलती दोबारा न करें और कोई दूसरा पीड़ित इस मुकाम से न गुजरे। ज्ञापन सौंपने के दौरान श्रमजीवी पत्रकार संघ के जिला अध्यक्ष इंद्रजीत भोज, श्रवण शर्मा, चितरंजन नेरकर, सुनील कोरे और समस्त पत्रकार साथीगण उपस्थित रहे। वारासिवनी थाना क्षेत्र अंतर्गत वार्ड क्रमांक 2 निवासी लगभग 14 वर्षीय नाबालिग बालिका को चॉकलेट देने के बहाने अपने घर में बुलाकर जबरदस्ती दुष्कर्म करने वाले 55 वर्षीय बुजुर्ग को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के अनुसार वार्ड नंबर 1 निवासी 14 वर्षीय नाबालिग बालिका ने अपने परिजनों के साथ 5 फरवरी को थाने में आकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि 22 जनवरी की दोपहर लगभग 1 बजे पड़ोस में रहने वाले राजेश्वर नागेंद्र ने मुझे चॉकलेट लेकर अपने घर बुलाया। मैं घर के बाहर खेल रही थी तो उनकी बात सुनकर उनके घर चली गई और कहा कि चाचा जी आपने मुझे क्यों बुलाया है, तो उन्होंने अपने घर का दरवाजा बंद कर दिया। उस समय उनके घर पर कोई नहीं था। इसके बाद चाचा ने मुझे 2 पार्ले चॉकलेट्स दिए और मेरा मुंह बंद कर मुझसे जबरदस्ती करने लगा। तब मैंने चिल्लाया तो उसने मुझे छोड़ दिया, जिसके बाद मैंने दरवाजा खोलकर वहां से भागकर अपने घर आ गई। इससे पहले भी चाचा जी ने मुझे 2-3 बार इसी तरह चॉकलेट के बहाने अपने घर बुलाकर गलत काम करने को कहा। चाचा जी मुझसे कहते थे कि अगर तूने अपने घर में किसी को बताया तो तुझे जान से मार डालूंगा, जिससे डर के कारण ये सब मैंने अपने घर पर नहीं बताया।
इसके बाद मैंने डर के कारण अपनी मम्मी को सब बता दिया। इधर पुलिस ने शिकायतकर्ता के बयान के आधार पर मामला कायम कर आरोपी को उसी के घर से गिरफ्तार कर आरोपी के खिलाफ मामला कायम कर न्यायालय में पेश किया। इसके बाद आरोपी को जेल भेज दिया गया। एक पीड़ित द्वारा रात में एक रिपोर्ट दर्ज करवाई है कि वार्ड नंबर 2 निवासी राजेश्वर झारिया निवासी करीब 55 वर्ष के द्वारा उस बच्ची को चॉकलेट या फिर अन्य कोई वस्तु का लालच देके उसको घर में बुला के उसके साथ गलत हरकत करता था। इस पर से अपराध पंजीकृत कर आरोपी गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश किया जा रहा है। क्या क्या धाराएं लगाएं सर इसके खिलाफ? 376 और 506 पास्को एक्ट भी लगा है नाबालिग और 342। सर कितने दिनों से दुष्कर्म कर रहा था ये? करीब बताया उसने 2-3 महीने से उसको उसके साथ गलत हरकत करता था। कहाँ का रहने वाला सर आरोपी? आरोपी वार्ड नंबर 2 का निवासी। वाराणसी वार्ड नंबर 2 के निवासी। गिरफ्तारी हो गई सर इसकी? हाँ जी। इधर विशेष न्यायाधीश पास्को एक्ट के न्यायालय ने 6 फरवरी को एक 4 वर्षीय नाबालिका से दुष्कर्म करने के मामले में 48 वर्षीय आरोपी को 10 वर्ष के कठोर कारावास एवं 5,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी जिला लोक अभियोजन अधिकारी के वर्मा और सहायक लोक अभियोजन अधिकारी अखिल कुमार कुशनाम के द्वारा की गई थी। मामले में जानकारी देते हुए जिला लोक अभियोजन अधिकारी के वर्मा ने बताया कि आरोपी थाना किरनापुर अंतर्गत ग्राम मोहगांव कला निवासी आरोपी अनेंद्र उर्फ कालू के द्वारा 14 अप्रैल 2018 में ग्राम की 4 वर्षीय नाबालिका को अपने 7 रुपये का प्रलोभन देकर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म की घटना कारित की, जिसके बाद पीड़िता की मां की शिकायत के आधार पर आरोपी के विरुद्ध किरनापुर थाने में अपराध दर्ज किया गया था, जिसका चालान न्यायालय में पेश किया गया, जिसमें आज न्यायाधीश आनंद प्रिय राहुल के न्यायालय के द्वारा निर्णय देते हुए आरोपी को 10 वर्ष के कठोर कारावास एवं 5,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। ये आरोपी अनेंद्र उर्फ कालू मोहगांव कला थाना किरनापुर का निवासी था। 14 अप्रैल 18 की घटना है। पीड़िता 4 साल की बच्ची थी, उसको उस जान पहचान थी, उसको वो ले गया ये कह के कि तुमको 2 रुपये देंगे और 2 रुपये का प्रलोभन दे करके बाड़ी में ले गया और बाड़ी में ले जाके उसके साथ दुष्कर्म किया, जिसकी रिपोर्ट उसकी मां ने किया था और उसके बाद सभी के कथन और विवेचना के उपरांत आरोपी के विरुद्ध चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। आज माननीय न्यायालय विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट श्री आनंद प्रिय राहुल साहब ने निर्णय सुनाते हुए आरोपी को 10 वर्ष के कठोर कारावास एवं 5,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। तो ये थी अब तक की खबरें। नई खबरों के साथ एक बार फिर हम हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।